अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। आने वाले मौसम गर्मा के लिए साफ पानी की फराहमी समेत दीगर इक़दाम किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में जायजा इजलास के दौरान हुक्काम को दी हिदायत। पसमानदा तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े के वादे को पूरा किया जाए। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। प्रजापालाना दरख्वास्त लेनी गई, अवाम को कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा। किसान और आम आदमी दोनों ही परेशान। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद तनक़ीद। BJP पेपर लीक करवा के तलबा के मुस्तक़बिल के साथ कर रही है नाइंसाफ़ी। एहतजाजी तलबा पर किए जा रहे हैं मज़ालिम। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की सख्त तनक़ीद। और ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों में गज़ा पट्टी में 34 मुकामात पर किए वहशियाना हमले। कम से कम 71 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों हुए ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में एक जायजा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी और दीगर आला अहदेदारान मौजूद थे। इजलास में आने वाले मौसम गर्मा के लिए साफ पानी की फराहमी समेत दीगर इक़दाम पर गौर व ख़ौस किया गया। वाटर बोर्ड के ज़िम्मेदारान ने भी इस इजलास में शिरकत की और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपनी जानिब से तजावीज़ पेश की। ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाने के लिए अनथक मेहनत करने वाली समाजी मुस्लिम सावित्री बाई फुले की जयंती भी हर साल तेलंगाना में ख़वातीन असातिज़ा के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि 3 जनवरी को उनकी जयंती के मौके पर ख़वातीन असातिज़ा के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सावित्री बाई फुले की ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है और वो भारतीय माशरे में तारीख़ी तब्दीली की बुनियाद रखने वाली शख्सियत थी। सावित्री बाई ने ख़वातीन की तालीम को अहमियत दी और पसमानदा तबक़ात के लिए इंसाफ के हसूल के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया था। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद तनक़ीदें की, इल्ज़ामात लगाए और कहा कि प्रजापालाना दरख्वास्तें ली गई लेकिन अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया। किसान और आम आदमी दोनों ही परेशान हैं। कांग्रेस हुकूमत इक़दाम करने से ख़ासिर है। ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి అంటే ఎన్నికలకు ముందేమో కాంగ్రెస్ ఇస్తది రైతు డిక్లరేషన్, కాంగ్రెస్ ఎన్నికలకు ముందు రైతు డిక్లరేషన్ పేరిట బిల్డప్, కానీ ఎన్నికలు అయిపోయినాక ఇప్పుడేంది రైతులు ఊళ్ళల్లో ప్రమాణ పత్రం అన్నట, గవర్నమెంట్కు రైతు ప్రమాణ పత్రం అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఇక ఇంతకంటే విచిత్రమైన ముచ్చట మేమైతే అన్నట్టు వినలేదు. మాకు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఎక్కడ అనిపిస్తుందంటే ఇదే ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే వచ్చిన మొదటి 10-15 రోజులలోనే ఈ డ్రామా షురూ చేసిండ్రు. ఏమని పెట్టిరా అన్నాడు, ప్రజాపాలన దరఖాస్తులు పెట్టుకోండి అంటే పాపం 1,06,00,000 మంది దరఖాస్తులు పెట్టుకున్నారు. ఈ దరఖాస్తులలో మీరు చూడొచ్చు స్పష్టంగా రాసింది, ఇక్కడ రెడ్ మార్క్తోని ఇక్కడ మార్క్ చేసి ఉంది. ఈ దరఖాస్తులు దేనికి తీసుకున్నారా అన్నాడు, దేనికంటే మహాలక్ష్మి, రైతు భరోసా, గృహజ్యోతి, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, చేయూత పథకంల కొరకు ఈ ప్రజాపాలన దరఖాస్తులు 1,06,00,000 దరఖాస్తులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వీకరించింది. ప్రజాపాలన అయిపోయినాక చెప్పింది మేము స్వీకరించినాం దరఖాస్తులు, మాకు దరఖాస్తులు అందినాయి ముట్టినాయి అని చెప్పింది. ఇది ప్రజాపాలనలో ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఆనాడు రైతు భరోసా కోసం కూడా రాష్ట్రంలోని రైతులందరి దగ్గర సమాచారం సేకరించింది, తీసుకున్నది. ఇలా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండాలి. అది కాకుండా విచిత్రం ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళొక్కసారి కొత్త డ్రామా. మొన్నటిదాకా కులగణన అని చెప్పి రాయించుకోమన్నారు, అంతకుముందేమో ప్రజాపాలన అని చెప్పి ఆగమాగం చేసిండ్రు, చాంతాడంత లైన్లు కట్టించారు ఎక్కడికక్కడ. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా రైతులు ఊళ్ళల్లో ప్రమాణపత్రం ఇవ్వాలి, ఇస్తేనే మేము మీకు పైసలు ఇస్తాం. మేము అందుకే అంటున్నాం, ఆనాడు కేసీఆర్ గారేమో రైతును శాసించే స్థాయికి తీసుకొచ్చిండు. రైతు శాసించాలే, ప్రభుత్వ అధికారులను కానీ వ్యవసాయ శాఖను కానీ రెవెన్యూ శాఖను కానీ రైతు శాసించేటట్టు ఉండాలని కేసీఆర్ గారు కలలు కన్నారు. వీళ్ళేమో రైతు యాచించాలే, రైతు అడుక్కోవాలి, రైతును బిచ్చగాని చేయాలి, రైతు అధికారుల ముందు సాగిలపడాలి అన్నట్టుగా వీళ్ళ వ్యవహారం ఉన్నది. ఎంత దారుణం అంటే ఎలక్షన్లకు ముందు ఈ సన్నాసులు रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीदें की और कहा कि पसमानदा तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े के वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात के वादे को पूरा किया जाए। इसके अलावा कविता ने चीफ मिनिस्टर पर मुखालिफ किसान पॉलिसी पर अमल पैरा होने और किसान बरदरी को धोखा देने के भी इल्ज़ामात लगाए।
భారతదేశ రాజ్యాంగం రాసినటువంటి పెద్ద మనుషులందరూ కూడా కులం వాస్తవం కాబట్టే కులం ఆధారంగా కొన్ని రక్షణలు కల్పించినారు. చాలా సంతోషకరం. ఎస్సీలలో ఉన్న కులాలకు, ఎస్టీలలో ఉన్న కులాలకు భారతదేశ రాజ్యాంగంలో కొన్ని రక్షణలు కల్పించినారు. నిజంగా ఆ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కు భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా చేతులెత్తి మొక్కాలి. లేకపోతే ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇంతవరకు కూడా ఎటువంటి ఫలాలు కూడా దక్కకపోతుండే. కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే అదే సందర్భంలో బీసీలలో ఉన్నటువంటి కులాలన్నిటికీ కూడా రాజ్యాంగంలో చేర్చి రక్షణ కల్పించుంటే బాగుండేది. కానీ అది జరగలేదు. మరి అది జరిగి ఉంటే ఇవాళ నేను బలంగా చెప్తా ఉన్నా, మన బీసీల సంఖ్యాబలంతో నేను చెప్తా ఉన్నా, ఆనాడే రాజ్యాంగంలో బీసీలకు రక్షణ దొరికి ఉంటే ఇవాళ భారతదేశం అభివృద్ధిలో అమెరికాను దాటేసి ఉండేది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ఈ సందర్భంగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కానీ జరగలేదు. జరగకపోగా తర్వాత ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఎంతో మంది ఉద్యమాలు చేస్తే 1953లో నెహ్రూ గారు ఆనాడు ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారి బీసీల మీద అధ్యయనం చేయడానికి కాకా కాలేల్కర్ కమిషన్ అని చెప్పి వేయడం జరిగింది. పాపం ఆయన పెద్ద మనిషి, మంచిగా చదివిండు, పరిస్థితులు అధ్యయనం చేసిండు, భారతదేశం అంతా తిరిగిండు, 2 ఏళ్లలో రిపోర్ట్ ఇచ్చిండు. అయితే నెహ్రూ గారు ఏం చేసిండంటే ఆనాడు, నువ్వు రిపోర్ట్ ఇచ్చినావు కరెక్టే, 2399 కులాలు ఉన్నాయి బీసీలల్లా అని చెప్తున్నావు కరెక్టే, అందులో 837 కులాలు ఎంబీసీ కులాలు మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నాయని చెప్తున్నావు కరెక్టే. కానీ దీనికి ప్రాతిపదిక ఏంటిది అని ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్థాయిలో ఆ రోజు ఆయన చెప్పి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ నెహ్రూ గారు ఆ యొక్క రిపోర్ట్ ని ఆనాడు రిజెక్ట్ చేసిండ్రు. ఇది చరిత్ర కాదనలేనటువంటి వాస్తవం అని సందర్భంగా మనందరం కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి. साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR को 6 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने की हिदायत दी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस सिलसिले में आज सुमन जारी किया। याद रहे कि फार्मूला ई रेस के इनेकाद के हवाले से मुबैना माली बदनवानी को लेकर KTR पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और इदारा इसी की जाँच कर रहा है। नए राशन कार्ड के लिए दरवादी अवाम मुंतज़िर है और अभी इंतज़ार जल्द ख़त्म हो जाने की उम्मीदें हैं। हुकाम ने वाज़ेह किया कि संक्रांति के फौरी बाद इस अमल का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार दरख्वास्त देने के लिए तैयार रहें। हुकाम का अंदाज़ा है कि शहर हैदराबाद से तकरीबन 1 लाख दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। इस वक्त हैदराबाद ज़िला में 6,39,506 राशन कार्ड हैं। मुतालिका हुकाम का अंदाज़ा है कि इसमें 15 से 20% तक का इजाफा हो सकता है। हैदराबाद के चीफ राशनिंग ऑफिसर के तहत इस वक्त 365 राशन की दुकानात हैं और 66 डीलर्स मखलूआ हैं। हुकाम ने कहा है कि जब हुकूमत की जानिब से अहलियत की शराइत का तयन कर दिया जाएगा तो नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। आइंदा हफ्ते तक इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात सामने आने की तवक्कुआत हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर स्नेहा झा ने आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। साल 2024 की कारकर्दगी, पासपोर्ट की खिदमात और दीगर उमूर पर उन्होंने इस दौरान रोशनी डाली। RPO Hyderabad's performance for the last year 2024 and what are our expected outcomes for 2025. ముందుగా మాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అచీవ్మెంట్ అండి, మీకు గుర్తే ఉండుంటుంది 2023లో పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత చాలా డిమాండ్ ఉండి అపాయింట్మెంట్స్ దొరికితే చాలా మంది ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 30-40 days సైకిల్ ఉండింది. బట్ విత్ కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్స్ and under the guidance of Ministry of External Affairs, మనము ఈ ఇయర్ అంటే 2024లో సైకిల్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ టు 6 to 8 వర్కింగ్ డేస్ అండి. ఎస్పెషలీ మన PSKs విచ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ హైదరాబాద్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అదైతే నెక్స్ట్ వర్కింగ్ డేకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. తత్కాల్ అపాయింట్మెంట్స్ కూడా మనకి 1 to 5 వర్కింగ్ డేస్లోనే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో మనకి రీజనల్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్ కింద 5 PSKలు ఉన్నాయి, 14 POPSKలు ఉన్నాయి. PSK అంటే పాస్ కేంద్రాల్లో వీ వాంటెడ్ టు ఇంక్రీజ్ అపాయింట్మెంట్స్. సో ఆ విధంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ వాళ్ళ సహకారంతో అండ్ అలాగే మినిస్ట్రీ వాళ్ళ ఇచ్చిన సపోర్ట్తో మనకి ఇప్పుడు వరంగల్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ POPSK ఇన్ హైదరాబాద్ రీజన్ అండి. వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ 130 అప్లికేషన్స్ ఎవ్రీ డే దేర్. ఒక 120 నార్మల్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ 10 PCC అక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము. అలాగే మనకి ఈ ఇంకొక 5 POPSKs అంటే ఖమ్మం, మహబూబ్ నగర్, వికారాబాద్, మేడ్చల్ అండ్ నల్గొండ. ఇక్కడ కూడా మనము ఆల్మోస్ట్ 90 అపాయింట్మెంట్లు రోజు చేస్తున్నాం. ఈ అపాయింట్మెంట్స్ పెంచడం వల్ల అండి ప్రజలకి కూడా చాలా అందుబాటులో అవైలబిలిటీ దొరుకుతుంది. దే డోంట్ హ్యావ్ టు కమ్ ఆన్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోకుండా 9:30 to 12:30 దే కుడ్ వాక్ ఇన్.
So last year, on an average, every Thursday we have handled around 700 to 800 applications every day. Almost last year, average na తీసుకున్న 30,000 కంటే ఎక్కువ మందిని Thursdays ఒక్క రోజే మేము we have handled the appointment. शहर हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश का आज जुमा 3 जनवरी की शब इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर और दीगर मौजूद थे। नुमाइश सोसाइटी ने इस साल ताजरों को लगभग 2200 स्टॉल अलॉट कर दिए हैं। नुमाइश में कलाकारी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों से तैयार शुदा सामान, कश्मीरी शाल, दस्तकारी अशिया और दीगर दस्तियाब हैं। नुमाइश मैदान में खाने के स्टॉल्स भी मौजूद हैं। बच्चों के लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए जॉय राइड शामिल हैं। इस साल दाखिला टिकट फ़ी शख्स 50 रुपये रखा गया है। नुमाइश की वजह से ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, इसीलिए इससे निपटने पुलिस ने मौसर इंतजाम किए। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। फैज़-ए-आम ट्रस्ट का ऑफिस नए साल में नए मुकाम पर शिफ्ट कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक नूरी ट्रैवल हिज कॉलोनी खैरताबाद करीब फैज़-ए-आम ट्रस्ट की दफ्तर कारकर्दगी शुरू हो गई है। इस सिलसिले में एक रस्मी इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें ट्रस्ट के सेक्रेटरी इफ्तिखार हुसैन के अलावा दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। मतलब था कि ये जगह मेरा दीना ख्वाब था कि फैज़-ए-आम की ये जगह बढ़िया हो। और वो सारा जंग हॉल में आप लोगों को नहीं है फंक्शन था, आपके शफत भाई थे, दोस्तों जाहिद भाई ऐलान किए थे कि फैज़-ए-आम का भी एक खुद अपना एक जगह होना चाहिए और वो ट्राई करना आप लोग भी करिए, हम भी करिए। तो वो बात भी याद थी, तो कल ये हुआ कि अच्छा मौका है। रेनबो हॉस्पिटल एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट हैदराबाद की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। 27 हफ्तों के मासूम बच्चे के दिल का कामयाब इलाज किया गया। इस सर्जरी को मुल्क की पहली कामयाब तरीन सर्जरी करार दिया जा रहा है। अस्पताल के जिम्मेदारान और डॉक्टर्स ने मीडिया नुमाइंदों को इस हवाले से तफसीलात से आगाह किया। This is the world's first fetal heart procedure. Several questions came that this procedure you yourself did sometime back in 2013-14 and All India Institute they have done last year. Our Prime Minister Narendra Modi Prize, lot of published data and all. Those are all only one category of procedures. After that there is no increase in science. Now this procedure is going to take several of other procedures to come here. So this is a ground-breaking, path-breaking procedure. How it happens, I will tell you. This is what our heart valve. So normally there are 3 leaflets. In this baby there were 2. So ముఖ్యంగా 3 ఉండాలి, ఈ బేబీలో 2 ఉన్నాయి. అందువల్ల వచ్చి బ్లాక్ అయిపోయి బేబీకి చాలా సీరియస్. But now we have mobile phones. So both serve the similar purpose, but with mobile phone the technology has advanced it. You can carry it everywhere. You can do more and more applications through phone. So a basic concept of balloon is there, but because of advancement in technology, we could do bigger size balloon. So we could open the path much more better way. We could make the heart much more at ease. We could allow the heart to grow properly. So it is a next step, it is much higher step than what we used to do 10 years ago. And it is not done anywhere else. So that is why it is very important to emphasize that many more procedures can be done because of this technology now. So similarly, this is a left heart problem. It can be a right heart problem. शहर हैदराबाद के टोली चौकी में वाक़ सूर्या नगर कॉलोनी में ड्रेनेज का पानी बह रहा है, जिसकी वजह से इलाके में गंदगी फैल रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुकामी अफराद से हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख ने बातचीत की। लोगों ने कहा कि बल्दी और JHMC अमले को इस जानिब फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं मोहम्मद रशीद बात कर रहा हूँ टोली चौकी से। मैं इस एरिया सूर्या नगर का रहने वाला हूँ। ये हमारे सामने दुकानों के सामने जो गंदगी है, नाली जो बह रही है, करीब 6 महीने से बह रही है। ना कोई बल्दिया वाला आता, ना कोई DGM आता, ना कोई ऑफिसर आता। कई लोग आए, हम कई कंप्लेंट दिए, कोई सुनवाई नहीं होती। और आज बराबर 6 महीने से गंदगी है। हम लोग अपने पैसे खर्चा करके जेब के यहाँ पे एक बाउल से नाली बना लिए, आप देख सकते हैं, लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है।
ना कोई आके देखते ना कुछ करते। और जो है ना मेहरबानी करके मेरी GHMC कमिश्नर से इल्तिजा है, यहाँ के जो AE है उसको इमीडिएट सस्पेंड किया जाए, उसको नौकरी से रिमूव कर दी जाए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। पूरा ये काम चल रहा है पूरे, इसमें मच्छर पैदा हो रही, शाम 7 बजते के साथ ही मच्छर बैठ नहीं सकते, ये आलम है। और रोड कितने दिन से ब्लॉक है? 15-20 दिन से ब्लॉक, बैठ नहीं सकते, बदबू तो भयानक बदबू है। कौन सा एरिया है? ये सूर्यानगर में कंप्लेन ही है, दुकान वाले करे, MS गोल्ड वाले अच्छा, करे तो भी कुछ भी नहीं हुआ, उनको भी बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा उससे, कस्टमर आने बहुत परेशानी, महीना होते ही किराया कहाँ से देंगे, बहुत परेशान है यार। जिरीमटला इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल्स के गोदाम में आज सुबह आग लग गई। इस वाक़े से आसपास के रिहायशों और गोदाम में काम करने वालों में खौफ देखा गया, क्योंकि तेज़ आग के शोलों ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को तलब कर लिया गया है और आग बुझाने का काम शुरू किया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग बुझाने के काम में दुश्वारी का सामना है, क्योंकि आग तेज़ी के साथ फैल रही थी। और अब बात मौसम के हवाले से, आदिलाबाद में जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात को कम से कम दर्जा हरारत 7.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। मौसमियाती मरकज़ ने इसकी इत्तला दी और रिपोर्ट में कहा कि अगले 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में खुश्क मौसम बरकरार रहेगा। अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के कुछ अजला में मुख्तलिफ मकामात पर सुबह के औकात में धुंध की सूरत हाल बरकरार रहने के आसार हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 3 दिनों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रह सकता है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहा। दोनों शहरों दरबाद और सिकंदराबाद में सुबह के औकात में कोहर देखा गया। और बात करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि BJP हुकूमत पेपर लीक करवाते हुए तलबा के मुस्तकबिल के साथ नाइंसाफ़ियाँ कर रही हैं और जब एहतजाज होता है तो उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। राहुल ने कहा कि पहले बिहार में मुकाबला जाती इम्तिहान देने वाले तलबा की आवाज़ दबाई गई और अब मध्य प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि BJP नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। सरकारी भर्तियों में नाकामी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सबसे पहले तो भर्ती नहीं की जाती, अगर भर्ती है तो इम्तिहानात नहीं होते और अगर इम्तिहान होता है तो पेपर लीक होता है। अब जब नौजवान इंसाफ की बात करते हैं तो उनकी आवाज़ को बेदर्दी से दबाया जा रहा है। और अब बात फ़लस्तीन की। ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों के दौरान गज़ा में 34 मुकामात पर बदतरीन हमले किए, जिसमें कम से कम 71 फ़लस्तीनी शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। 24 घंटों में गज़ा पट्टी की तमाम गवर्नरियों में मासूम शहरों को निशाना बनाते हुए बमबारी की गई और जराइम का इर्तिकाब किया गया। इन वहशाना हमलों में 71 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। बरतानिया में इंसानी हकूक़ की अरब तंजीमों ने क़ाबिल इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनी इलाक़ों ख़ासतौर पर सेहत के कारकुनों और तिब्बी सहूलतों के ख़िलाफ़ संगीन खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। पेश है इस हवाले से सियासत TV की ये रिपोर्ट। बरतानिया में इंसानी हकूक़ की अरब तंजीम ने क़ाबिल इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनी इलाक़ों ख़ासतौर पर सेहत के कारकुनों और तिब्बी सहूलतों के ख़िलाफ़ की जाने वाली संगीन खिलाफ वर्जियों की जाँच का मुतालबा किया। तंजीम ने कहा कि क़ाबिल फ़ौज की जानिब से शुमाली गज़ा पट्टी में कमाल अदवान हॉस्पिटल को निशाना बनाना एक इंतहाई अव्वलनाक क़त्ल आम के बराबर है और इस पर खामोशी का कोई जवाब मौजूद नहीं है। तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय काउंसिल और दीगर इदारों को मकतूब लिखा और गज़ा में सेहत के शोबे को निशाना बनाने का सिलसिला बंद कराने और सेहत के शोबे को निशाना बनाने के वाक़यात की आलमी सतह पर तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया है। शुमाली गज़ा में आखिरी लाइफलाइन की नुमाइंदगी करने वाले कमाल अदवान हॉस्पिटल पर क़ाबिज़ फ़ौज के हमले ने मरीजों को गैर इंसानी हालात में अस्पताल खाली करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हुसाम अबू सफिया की क़यादत में तिब्बी अमले को गिरफ्तार कर लिया गया। क़ाबिज़ फ़ौजियों ने उनकी गिरफ्तारी के दौरान वहशियाना तशद्दुद किया। ऐनी शाहिदीन की शहादत के मुताबिक डॉक्टर अबू सफिया और उनके साथियों को इलेक्ट्रिक केबल से मारा पीटा गया। उसके बाद उन्हें बरहना किया गया और शदीद सर्दी में दोबारा बदतरीन अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया कि कमाल अदवान हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ वो बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुला खिलाफ वर्जी है। अस्पताल पर हमला चौथे जेनेवा कन्वेंशन की भी खुली तौहीन है। इस कन्वेंशन में साफ अल्फाज में कहा गया कि तिब्बी सहूलियात और कारकुनों को किसी भी जंगी हदफ के तौर पर किसी सूरत निशाना नहीं बनाया जा सकता। ये कार्रवाइयाँ जंगी जराइम हैं जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है और इसकी फौरी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। तंजीम ने अपने पैगाम में बताया कि गज़ा में सेहत के शोबे को किस हद तक नुकसान पहुँचा है और अक्टूबर 2023 में जंग के आगाज़ के बाद से जानबूझकर सेहत की सहूलतों और तिब्बी अमले को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से 21 अस्पतालों और दीगर 68 सेहत के मराकज़ को तबाह किया गया।
135 डॉक्टर और माहिरीन समेत 1062 से ज़्यादा सेहत के कारकुनों को अब तक शहीद किया जा चुका है, जबकि बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी और गिरफ्तार भी हैं। अपने खुदूद में डॉक्टर हुसाम अबू सफ़िया और तिबी टीमों के तमाम ज़ेर हिरासत अफराद की फौरी और गैर मशरूत रिहाई को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई की भी मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका में किए गए ताज़ा दहशतगर्दी के वाक़यात की हर सतह पर जांच करेंगे और दहशतगर्दी से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि हम दाइश का मुकम्मल तौर पर खात्मा करेंगे। They've established that the attacker was the same person who planted the explosives in those ice coolers in 2 nearby locations in the French Quarter just a few hours before he rammed into the crowd with his vehicle. They assess he had a remote detonator in his vehicle to set off those 2 ice chests. So there's no question that, remember all the talk about other people were involved, placed him, they have him, they have established he's there, and even established that he had a detonator to explode those ice chests. The attacker posted several videos just several hours before the attack, indicating his strong support for ISIS. Federal law enforcement and the intelligence community are actively investigating any foreign or domestic contacts and connection that could possibly be relevant to the attack. And so we're also continuing to investigate whether or not there's any connection between the New Orleans attack and the explosion in Las Vegas. As of now, they've just been briefed. They have not found any evidence of such a connection thus far. I've directed them to keep looking. The individual who rented the truck that exploded in Las Vegas also served as active duty U.S. Army. And the FBI is working with the Department of Defense on investigating, including the service members' possible motives and all those he worked with, who served with him, what things he'd say and do. I directed my team to accelerate these investigations so we have answers to our unanswered questions. They're making every single resource available to get the job done. And we're going to share the facts as soon as I learn them so the American public doesn't have to wonder. In the meantime, like I said last night, New Orleans is a city of tremendous spirit. You can't keep it down. You really can't. And the FBI has handed control of Bourbon Street back to local officials. Security of the area has been reinforced, and they should be open for business later today, the Bourbon Street. People in New Orleans are sending an unmistakable message. They will not let this attack or the attackers' deluded ideology overcome us. None of us should fear that he'll overcome us. We're going to continue to... सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले वीडियोस में दावे किए जा रहे हैं कि चाइना के हॉस्पिटलों में सांस की बीमारी की एक शदीद लहर फैल गई है। बताया जा रहा है कि इस मर्ज की अलामात फ्लू और कोविड-19 से मिलती जुलती है और सेहत के हुकाम को फिक्र लाहक हो गई है। वीडियोस में हॉस्पिटल्स में हुजूम और चाइना में इमरजेंसी के गैर मुसद्दक़ा दावे भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वायरस से अब तक कई अफराद की मौत भी हुई है और हज़ारों मरीजों का इलाज जारी है। ताहम चाइना की सेहत के हुक्काम या किसी और ज़राए ने अभी इस बीमारी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। आने वाले मौसम गर्मा के लिए साफ पानी की फराहमी समेत दीगर इक़दाम किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में जायजा इजलास के दौरान हुक्काम को दी हिदायत। पसमानदा तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े के वादे को पूरा किया जाए। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। प्रजापालाना दरख्वास्त लेनी गई, अवाम को कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा। किसान और आम आदमी दोनों ही परेशान। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद तनक़ीद। BJP पेपर लीक करवा के तलबा के मुस्तक़बिल के साथ कर रही है नाइंसाफ़ी। एहतजाजी तलबा पर किए जा रहे हैं मज़ालिम। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की सख्त तनक़ीद। और ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों में गज़ा पट्टी में 34 मुकामात पर किए वहशियाना हमले। कम से कम 71 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।